मैंने एकदम से मुझे पेड नहीं मिला। सभी को किसी को नहीं मिलता। अपना एक प्रोफ़ाइल बनाने में सभी को टाइम लगता है और उसमें हेल्प करता है कोलैबोरेशन, जो मुझे भी बहुत हेल्प किया है कोलैबोरेशन ने। तो शुरू में मैंने मॉडलिंग इवेंट्स होस्ट किए हैं, मैंने कुछ-कुछ कंपनीज़ के इवेंट्स होस्ट किए कोलैबोरेशन। मतलब मैंने हो सकता है 5 से 10 इवेंट मैंने फ्री में किए। जब आपको पहली बार काम मिला होगा तो वो कैसे मिला? कैसे मिला, मैंने एक मॉडलिंग इवेंट होस्ट किया था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला कि आप ये इवेंट कर दो और मेरे घर में एक वेडिंग भी है। आप ये फ्री कर दो, वेडिंग का मैं आपको पे करूँगा। आपने एक शब्द था सीखना। आप किसी भी इवेंट होस्ट करती या फिर शोज़ होस्ट करती तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती? अब अपने आप को प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा टाइम लगता था। एक आध यू मैं रेडी होते-होते एक आध यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी कि संगीत कैसे होस्ट करना है, हल्दी कैसे होस्ट करना है, बट अब उतना नहीं होता। अब बस मुझे नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर विद श्रेयस। होप आप सब मस्त हो, अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहे हो और कुछ नया सीख के ग्रो कर रहे हो। आज की जो हमारी गेस्ट है, वो एक बहुत अच्छी एंकर है। अपने नए अंदाज़, अपनी ऑडियंस कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है। तो आज हम उनके पास्ट मतलब उनकी इस पाथ के बारे में जानेंगे, कैसे वो इस पाथ में आए और ना वो ना एक वर्कशॉप लेके आ रही है। अभी थोड़े ही दिनों में वो आएगी, वही वही बताएँगे। तो इस वर्कशॉप के बारे में भी इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे, तो लास्ट तक बनिएगा और गेस्ट का नाम है मिस खुशबू अंसारी जी। तो सभी ऑडियंस को बताना चाहूँगी और ख़ास तौर पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी शिद्दत से कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए देख रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम खुशबू अंसारी है। एक टिपिकल एवरेज फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और बाय प्रोफ़ेशन एक एंकर हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें मैंने भी कर रखी है। वो सारी चीज़ें अभी आगे आपको पता चलेंगी कि क्या होना है और क्या-क्या मैंने किया है। बट अभी बाय प्रोफ़ेशन मैं एंकरिंग को ही फ़ॉलो कर रही हूँ और इसी में अच्छा खासा नाम और पैसा दोनों बना रही हूँ। तो बस यही है। आपने कहा आप बाय प्रोफेशन एंकर हैं, तो ये तो हमको भी पता है। हम ये जानना चाहेंगे आप उस प्रोफेशन में कैसे आई? मतलब आने की वजह क्या थी? देखिए, आने की वजह तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो मेरा इंटरेस्ट रहा है, ये बचपन से रहा है। लाइक जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, मॉर्निंग थॉट्स बोलना, प्रेयर कराना, तो मैं बचपन से वैसे कॉन्फिडेंस में रही हूँ। तो वो चीज़ें हो सकता है बचपन से धीरे-धीरे पॉलिश होते-होते आज वो चीज़ बहुत निखर के आ चुकी है। बट वो जो मेरा इंटरेस्ट रहा है वो बचपन से ही रहा है। बट ये नहीं पता था कि एंकर भी कोई प्रोफ़ेशन होता है। धीरे-धीरे जब मैंने कुछ चीज़ें करना शुरू की, तो वहाँ से समझ आया कि अच्छा एंकरिंग भी एक प्रोफ़ेशन होता है। जैसे एक टीचर एक प्रोफ़ेशन होता है, एक आप कोई भी डॉक्टर एक प्रोफ़ेशन होता है, एक इंजीनियर एक प्रोफ़ेशन होता है। लाइक दैट ओनली एक एंकर भी प्रोफ़ेशन होता है और यहाँ से भी हम अपना मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता। एंकरिंग करने के लिए आपने घर वालों को कैसे मनाया या फिर सीधा बोल दिया मुझे एंकर बनना है और वो मान गए या फिर कुछ तो स्ट्रगल हुआ होगा? देखिए क्या होता है ना कि हमारे सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि अभी रिलीजन की अगर बात करें तो हमारा जो रिलीजन होता है, लाइक मुस्लिम्स का जो रिलीजन होता है वो काफ़ी लड़कियों को इतनी छूट नहीं मिलती। और मैं भी मतलब मेरे तो थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी-पापा मिले इतने सपोर्टिव और इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि उन्होंने मुझे कभी भी कोई काम करने से कभी रोका नहीं। और कहीं न कहीं ये भी मेरा भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन रहा हो कि मैंने जो भी काम मैंने किया है, मैंने हर काम में एकदम कंट्रीब्यूशन के साथ किया है, डेडिकेशन के साथ किया है कि अगर मैं मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे मुझे उससे मतलब नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी कहीं न कहीं रोल रहा है कि पापा-मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और थोड़ा बहुत क्या होता है कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो भले वो कुछ बोले या ना बोले, उसकी फैमिली कुछ बोले या ना बोले, जो बाहर के जो 4 लोग होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे, तो वो 4 लोग जिन्हें हमें कभी देखा भी नहीं है, बट वो 4 लोगों की टेंशन हमें उससे ज़्यादा होती है। तो ख़ैर टेंशन मुझे भी थी कि जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, तो वो 4 लोग मेरे पापा को आकर क्या बोलेंगे, मम्मी को आकर क्या बोलेंगे। बट मुझे ये चीज़ था कि मुझे ये चीज़ पता है कि इफ़ मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया तो वही 4 लोग एक दिन आके तारीफ़ें करेंगे कि भाई तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया था? कैसे तुमने क्या बताया, क्या सिखाया? और आज की डेट में लिटरली ऐसा होता है बताना चाहूँगी कि लोग पूछते हैं कि आपने एंकरिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? हाँ, ये मैं भी पूछना चाहूँगा आपने एंकरिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली? कैसे आपकी उस जर्नी का शुरुआत हुआ? तो ट्रेनिंग मैंने कुछ ली ही नहीं है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबको ये बता दूँ कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ़ एक्सपीरियंस है। कि लाइफ़ से जो मैंने सीखा है, मेरी जो 8 साल की जर्नी रही है, मेरा जो लाइफ़ स्ट्रगल रहा है, 2017 से अभी 2025 चल रहा है, तो मेरा उस टाइम से लेके अभी तक का यानी क्लास 12 से पास आउट होने के बाद,
मैं शकुंतला विद्यालय रामनगर से पास आउटेड हूँ। क्लास 12 तक मैंने एक ही स्कूल में 12 साल पढ़ाई की है। मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एक ही स्कूल, मैंने कोई स्कूल चेंज नहीं किया। तो वहाँ से इंग्लिश मीडियम सीबीएसई की स्टूडेंट रही हूँ और बहुत अच्छा वहाँ का भी माहौल रहा, एनवायरनमेंट रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला स्कूल से। मुझे लगता है मैं जितना पढ़ाई में जितना नहीं थी, मैं उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। चाहे कोई मॉर्निंग थॉट हो या कोई स्पीच देना हो या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस तरीके से जब कोई भी ऐसा मामला होता था जहाँ स्टेज पे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, तो वहाँ के टीचर्स चाहते थे कि खुशबू ही रहेगी, दूसरा कि कोई नहीं। आपने वैसा दिखाया होगा ना कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है। जी, कई बार तो मैंने क्लासेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने उन चीज़ों को दी है। मतलब मैं क्लासेस बंक कर देती थी, बट मैं अपना म्यूज़िक क्लास अटेंड करती थी और मैं अपनी उन चा सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। तो कहीं न कहीं मुझे उस टाइम से ही लगने लग गया था कि मेरा जो प्रोफ़ेशन आने वाला, जो फ्यूचर होने वाला है, मतलब मैं इसी लाइन में ही आगे बढ़ ये तो हो गया स्कूल में बात करना। स्कूल में बात करना और क्लाइंट के सामने बात करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जब आपने पहली बार माइक पकड़ा, जब आपको पहला आपका पेड ऑर्डर मिला, तो आपको क्या डर लगा था? डर लगा था, आपने कैसे ओवरकम किया उससे? और आपको फ़ील कैसा हुआ जब पहली बार इंसान अपने से कमाता है ना, या फिर नहीं भी कमाता, जब पहला ऑर्डर भी मिलता है तो उसको एक अलग सी फ़ीलिंग आती है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये शुरू में तो मैंने एकदम से मुझे पेड नहीं मिला है। सभी को किसी को नहीं मिलता। एक अपना एक प्रोफ़ाइल बनाने में सभी को टाइम लगता है और उसमें हेल्प करता है कोलैबोरेशन। जो मुझे भी बहुत हेल्प किया है कोलैबोरेशन ने। तो शुरू में मैंने मॉडलिंग इवेंट्स होस्ट किए हैं, मैंने कुछ-कुछ कंपनीज़ के इवेंट्स होस्ट किए कोलैबोरेशन। मतलब मैंने हो सकता है 5 से 10 इवेंट मैंने फ्री में किया है। फ्री मतलब इन कोलैब किया है जहाँ मैं मुझे प्रमोट भी किया उन लोगों ने और वहीं से मुझे फिर काम भी मिला है। एकदम से अर्निंग पे तो कोई भी नहीं आता, किसी भी फ़ील्ड में नहीं आता, टाइम लगता है। बट हाँ, जब आप अपना टैलेंट आप दिखा देते हो कि आप कितने टैलेंटेड हो और एक आध फ़ोटो वीडियो जब आप अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हो, तो वहाँ से जब पब्लिक आपको रिव्यू मिलता है, तो वहाँ से फिर आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी। तो मैंने शुरू से ही कोलैबोरेशन पे काम करना शुरू कर दिया। जब आपको पहली बार काम मिला होगा, तो वो कैसे मिला? कैसे मिला? मैंने एक मॉडलिंग इवेंट होस्ट किया था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला कि आप ये इवेंट कर दो और मेरे घर में एक वेडिंग भी है। आप ये फ्री कर दो, वेडिंग का मैं आपको पे करूँगा। तो मैंने बोला कि यार ये तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अभी तक मैंने वेडिंग किया भी नहीं और वो मेरा पहला वेडिंग ऑर्डर हो सकता था। तो मैंने बोला कि यार अगर ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो छोड़ना नहीं चाहिए, कि अगर मुझे मॉडलिंग इवेंट मैं फ्री में होस्ट कर रही हूँ और मुझे उसके बदले में एक वेडिंग का ऑर्डर मिल रहा है। वेडिंग मतलब जहाँ से आप बहुत पैसे कमा सकते हो, मतलब वेडिंग्स में एंकर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ऑप्शन। ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब उस लाइन में कदम रखने मिल रहा है, मैं अभी तक सिर्फ फैशन शोज़ कर रही थी, बट अब मुझे मौका मिल रहा था वेडिंग्स में जाने का, तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। भले कम पैसे मिल रहे हैं, नो इश्यू। और मेरी पहले मैं बता दूँ, मैंने पहला होस्ट किया था, आज तक मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, मैं यहाँ रिवील कर रही हूँ। कि मेरी जो पहली अर्निंग थी, मैंने वेडिंग का काम लिया था, मॉर्निंग हल्दी और इवनिंग संगीत का और मुझे 1 दिन का 10,000 रुपीज़ मिला था, 1 डे का, स्टार्टिंग ओनली। तो मुझे बहुत बड़ी अर्निंग लगी थी कि मतलब वेडिंग वेडिंग की बात कर रही हूँ, हालाँकि मुझे उसमें भी मिल चुके हैं, फैशन शो और कॉर्पोरेट में मिला है, पर ज़्यादा नहीं मिला है, 2,000, 3,000, 1,000 वो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, उतना उतना तो एक्सपेंस हो जाता है अपना, ठीक है? बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोज़र था, जहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला कि अगर मैं वेडिंग्स में अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं आने वाले फ्यूचर में 3-4 साल में अच्छी एंकर के रूप में छत्तीसगढ़ में एक राइटिंग एंकर बन सकती हूँ। तो मुझे वहाँ से बहुत बड़ा मोटिवेशन आप फैशन शोज़ वगैरह इवेंट, कोऑपरेट इवेंट्स में एंकरिंग कर चुके थे। आपने वेडिंग में कदम रखा। दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए मैं भी वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी किया हूँ, कर रहा हूँ। मेरे लिए वेडिंग की शुरुआत है, फैशन तो 7 साल हो गए करते हुए। तो ये शुरुआत है, मेरे को भी बहुत चैलेंज मिले, बहुत अटपटे लोग भी मिलते हैं। तो आप कैसे फेस करते हैं उनको? देखिए क्या होता है कि हम जब फैशन इंडस्ट्री में जब हम रहते हैं, तो वो सब सीखे-सिखाए होते हैं। लाइक जो मॉडल्स होते हैं उनको आपको ज़्यादा पोज़ नहीं बताना होता, जैसे आपकी बात कर रही हूँ एज़ अ फोटोग्राफर। तो आपको ज़्यादा पोजेज़ नहीं बताने होते, वो खुद अपने से अपना दिखाते हैं, आप फ्लॉन्ट करते हैं, आप उसको कैप्चर करते हैं। बट जब हम वेडिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग रिलीजन, मतलब हर वेडिंग में आपको अलग रिलीजन, अलग लोग, अलग व्यवहार, अलग बातचीत, सब डिफरेंट होता है। तो वहाँ से डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर करना मतलब एक बिग डील हो जाता है जब आप स्टार्टअप करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि कैसे करना है। बट मैंने ये चीज़ें फेस बहुत आसानी से कर ली बिकॉज़
बचपन से ही मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ और मुझे आदत है फैमिलीज़ के साथ घुल-मिल कर रहना। तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प की है इस लाइन में, बिकॉज़ जब वेडिंग्स में जाते हैं ना, तो वो एंकर ऐसे ढूँढते हैं कि वो एंकर एंकर ना लगे, वो फैमिली का एक पार्ट बन जाए। तो मैं हर जगह जब भी कोई वेडिंग करती हूँ, तो मेरा ये ही मकसद होता है कि मैं उनको एक ऐसा ना लगे कि हमने इसको चार्ज देकर बुलाया है। उनको ये लगे कि भई ये हमारे परिवार का ही हिस्सा है, जो हमारे साथ हमारी वेडिंग एन्जॉय करे और एन्जॉय करा दे। एक एंकर कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इवेंट के सक्सेस होने पे। मुझे तो ये बात पता है, मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी बहुत होस्ट किए हैं। आप भी चीज़ें बताते हैं, मतलब अब लोगों को, मेरे हिसाब से एंकर वो होता है जो लोगों को बाँध के रखे, अपने साथ लेके चले। तो प्लीज़ बताइए ना, एक एंकर कितना बड़ा रोल रखता है? अब मैं अगर ऐसी बात करूँ, तो आप खुद सोचिए, एक हॉल है, यहाँ पूरी पब्लिक गैदरिंग है, स्टेज बना हुआ है, साउंड सिस्टम चल रहा है, बट वहाँ पब्लिक बैठी है, उठ रही है, वहाँ उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो कुछ देर में बोर होंगे और चले जाएँगे। कोई मतलब नहीं है, उनको ऐसा लगता है यार हो क्या रहा है? तो एक संचालक, जो हिंदी में वर्ड यूज़ होता है संचालक, संचालक का काम ही यही होता है, यानी एंकर का काम ही यही होता है कि वो लोगों को अपने साथ लेकर चले। यानी वो उनको एन्जॉय भी कराए, वो उनको हँसाए भी, वो उनको गेम भी खिलाए, मतलब एक माहौल बना दे। इसलिए माहौल मेकर बोला जाता है एंकर्स को, कि वो पूरा माहौल बना देते हैं, आके पूरा माहौल ही बदल देते हैं। और वो शुरू से ही मुझे था कि मैं जहाँ जाऊँ ना, मैं एक मतलब एक माहौल का एक ब्राइटनिंग पर्सन बन के रहूँ। शुरू से था ये चीज़। और मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग में वो मुझे मिल जाएगा। आपने किसी एंकर को फ़ॉलो किया अपनी जर्नी में जिससे लगता होगा हाँ भाई ये अच्छा कर रहा है, इससे हम कुछ सीख सकते हैं? क्योंकि आप भी, मेरे हिसाब से तो आप कोई छोटे-मोटे एंकर नहीं हो। आप बहुत अच्छे एंकर बनने की राह में चल रहे हो। इसलिए बोलूँगा राह में चल रहे हो क्योंकि इस चीज़ का अंत नहीं होता, हमको हमेशा सीखना रहता है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप राह में चल रहे हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे शोज़ देख रहा हूँ। आप हर शो में दिखते हो। ऐसा क्या जादू मंतर है आपके पास कि हर कोई आपको नहीं बुलाता है? है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर एंकर बहुत टैलेंटेड, हर कोई बहुत टैलेंटेड है। मतलब मैं जिसके साथ भी काम करती हूँ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और लिटरली जो आपने शुरू में भी बोला था कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? तो मैं कोई ट्रेनिंग पे नहीं, मैं तो अपनी लाइफ़ ही मेरी ट्रेनिंग है। मतलब मेरे को हर दिन हो सकता है मुझे आपसे भी आज कुछ सीखने मिल जाए, हो सकता है मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे हर किसी से कुछ न कुछ सीखने मिलता है। तो और अगर मैं एंकर्स की बात करूँ, तो हर कोई अपने में बहुत परफेक्ट है। मैं कहीं जाती हूँ तो कुछ एंकर से कुछ सीख लेती हूँ, या किसी का वीडियो देखती हूँ तो वहाँ से कुछ मुझे डायलॉग्स मिल जाते हैं। किसी का कुछ देखती हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ उनसे उनसे टिप्स मिल जाती है। तो मैं हर किसी को लेकर चलती हूँ, क्योंकि देखो सीखना कभी खत्म नहीं होता। हम किसी से भी सीख सकते हैं। आपका कोई फ़ेवरेट एंकर है? पर गिरीश एंकर गिरीश बहुत फ़ेमस है, उनका मैं बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ, बहुत मैंने देखा है, कोरोना टाइम पे बहुत वीडियोज़ मैंने उनका देखा है। तो यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। यूट्यूब तो ख़ैर अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, और यूट्यूब ऐसा चीज़ बन चुका है कि आप जो चाहो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो बहुत सारी टिप्स मैंने यूट्यूब से भी ली है कि कैसे पोस्ट किया जाता है और कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब आपको सीखना था, आपको करना था, इसलिए आपने रास्ते निकाल लिए। आता है, उसको कोई बना के देने वाला नहीं मिलता। मेरे लाइफ़ में तो कोई मेरा गाइडर भी नहीं था कि जो मुझे गाइड करे कि भाई तुम ऐसे तुमको एंकर बनना है तो तुम ये करो, वो करो। बट मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं कैसे इस लाइन में आ गई और इतना अच्छा करने लग गई। और मैंने 2019 में मैंने शुरुआत अपनी मॉडलिंग से ही की थी। मैंने एज़ अ मॉडल एक शो में कल्पित फैशन वीक हुआ था, तो उसमें मैंने एज़ अ मॉडल पार्टिसिपेट किया था। बट मैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था मेरा ड्रीम कि मुझे मॉडल बनना है इसलिए मैं कर रही हूँ। बट मेरा था कि मुझे एक बार करके देखना है, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मुझे वहाँ से भी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि वहाँ भी मैंने देखा था कि मॉडल्स भी काफ़ी अच्छा ग्रूम्ड रहते हैं, और मुझे भी ग्रूम्ड रहना बहुत पसंद है। मतलब कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत दिखे, कौन नहीं चाहता वो अच्छी ड्रेसिंग करे। तो मुझे सीखना था कि कैसे होता है, बिकॉज़ मॉडलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको फ्री में वो सारी चीज़ें सिखा देती है, जो आप हो सकता है बाहर जाके आप लाखों रुपए देकर आप सीखते हो। तो आप अगर 2-3 शो भी कर लेते हो ना, तो आप एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी बन जाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भई एक शो करके देख ही लेते हैं, हालाँकि पैसे भी लगे, वो सबको लगते हैं, बट सीखने को काफ़ी कुछ मिला, जो मुझे कहीं से नहीं मिल पाया था आज तक। मेरा एक सवाल, आप अभी अगर पॉडकास्ट अगर देखे होंगे तीनों पॉडकास्ट में, एक सवाल है जो कॉमन रहता है। मैं हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ, मॉडल का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए? तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक एंकर का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए? चाहे वो एंकर हो, मॉडल हो, या कोई भी प्रोफ़ेशन से बिलॉन्ग करता हो, मैं एक ही चीज़ सबको बोलती हूँ, कभी भी एटीट्यूड नहीं।
एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग होता है और एक घमंड अलग होता है, ठीक है? वो दिख जाता है। मतलब आप हमेशा अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड भाव रखो कि जो मिला यार वो ऊपर वाले ने दिया है, उसकी मर्ज़ी से हमको वो चीज़ मिली है। ऐसा नहीं है कि हम ही इतने वो हैं इसलिए मिला है। वो उसने चाहा है तो हमको मिला है और वो चाहेगा तो वो नहीं भी मिलेगा। तो कभी भी वो घमंड नहीं लाना, क्योंकि देने वाला वो है ना, तो ले भी सकता है। तो जो वो घमंड ला लेता है ना अपने अंदर, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि 1-2 शो किए हैं, विनर बन गए और इतना ज़्यादा एटीट्यूड ला लिए हैं, तो वो आउट भी हो जाते हैं अपने जनरल मार्केट। तो इफ आपको मार्केट में बन के रहना है, अगर आप एंकर भी हैं, अगर आप एक मॉडल भी हैं, तो बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल घमंड मत लाओ, बिकॉज़ हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक हम्बल पर्सन से मिलूँ, जो हँसमुख हो, जो बात करे, जो अच्छा ग्रीड करे आपको, है ना? और आपके टैलेंट का रिस्पेक्ट करे। कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो इतनी से एक्सपीरियंस्ड हूँ, ये तो मेरे से छोटा है, ये क्या सिखाएगा? यार कोई भी सिखा, कोई भी बताता, तो हमेशा सीखते चलो और बस यही है, हम्बल रहो। आपने एक शब्द कहा सीखना। आप किसी भी इवेंट होस्ट करती है या फिर शोज़ होस्ट करती है, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती है? मतलब वो भी एक अपने आप को आप सिखाते होंगे ना, मेरे को आज जाके ये करना है, ऐसे मेरे को स्टेज पे करना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? अब अपने आप को प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा टाइम लगता था। एक आध यू मैं रेडी होते-होते एक आध यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी कि संगीत कैसे होस्ट करना है, हल्दी कैसे होस्ट करना है, बट अब उतना नहीं होता। अब बस मुझे सामने वाले ने बता दिया होता है कि बस भाई हमारा आज हल्दी का इवेंट है, तो उस हिसाब से हम अपना आउटफिट रेडी करते हैं कि भाई हल्दी में हमको क्या वियर करना है। क्योंकि एक एंकर के लिए उसका आउटफिट, उसका मेकओवर, जैसे एक दुकान में उसका शोरूम मैटर करता है कि उसने जैसे अभी आपने पॉडकास्ट सेटअप किया है, तो आपके लिए एक-एक चीज़ मैटर करता है कि आप कैसा दिख रहा है, आपका जो ऑन कैमरा आपका सेट कैसा दिख रहा है। तो सेम चीज़ एक एंकर का सेट होता है, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी, यानी उसने क्या वियर किया, उसने कैसा मेकअप किया, उसने क्या आउटफिट वियर किया, ये सारी चीज़ें उसका शोरूम है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तैयारी के अंदर एक ये भी आता है कि आप अपने कैसा आउटफिट आपने वियर किया हुआ है। दूसरी चीज़ कि आप अपना मेंटल, आपके पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी चल रहा हो, कई सारे लोगों का क्या होता है कि पर्सनल चीज़ें वो दिख जाती है फेस पर, कि अगर उनकी पर्सनल लाइफ़ खराब चल रही है, तो वो ऑन कैमरा भी दिख जाता है कि हाँ भाई, कुछ दिक्कत चल रहा होगा, इसलिए वो उतना ज़्यादा 100% नहीं दे पाएगा। तो हमेशा से मेरा ये रहता है कि मेरे पर्सनल लाइफ़ में जो भी चल रहा हो, वो ऑन कैमरा या अगर मेरे हाथ में माइक है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे घर में कोई बीमार है, मैं भूल जाती हूँ कि मैं खुद बीमार हूँ, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रहा है, मैं सब भूल जाती क्योंकि आपके भरोसे किसी का इवेंट है ना, आप ही मतलब आप ही जान हो देखा जाए तो इवेंट की। हूँ। बिल्कुल। और उसने ट्रस्ट करके मुझे वो काम दिया है, तो मेरा फर्ज़ बनता है कि उनके उस इवेंट को मैं यादगार बनाऊँ, एक मेमोरेबल इवेंट बनाऊँ। कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप स्टेज पे कुछ प्रिपेयर करके हो? कई होते हैं ना डेढ़ शाणे, अक्सर शादी में मिलते हैं डेढ़ शाणे, मैं उनको डेढ़ बिल्कुल, शाणे बोलता हूँ। हाँ, वेडिंग्स में जैसे मोस्टली हम मिलते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी करते रहते हैं तो ये कैमरा क्या है, ये लेंस क्या, मतलब ऐसे बताते हैं जैसे कि थोड़ी देर में अगर कैमरा उनको दे दो तो दुल्हन की फ़ोटो खींच देंगे। और कई लोग कैमरा छोड़ के आपके मोबाइल हाँ। से ही बोलेंगे पहले मोबाइल से तो खींच आप दो। उनको कैसे टैकल करते हो? जैसे आप एंकरिंग कर रहे हो, आपको कोई आके सिखाता होगा या फिर आपका आप कुछ प्रिपेयर करके रखा हो, जैसे ये एबीसी है मेरा, ये मेरा प्रिपरेशन है, लेकिन किसी इवेंट में वो सीएबी हो जाता है। तो वहाँ पर आप कैसे प्लान बनाते हो कि मेरे को अब ये करना है, अब ये ऐसे मैनेज करने का? संगीत में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंसेस की लिस्ट हमारे पास आई होती है कि हमारे भाई आज 20 परफॉर्मेंस होंगे, 10 परफॉर्मेंस होंगे या 30 परफॉर्मेंस होंगे। तो जो भी फैमिली दोनों साइड का, लाइक ब्राइड एंड ग्रूम हमारे साथ दोनों को ही है, तो उन दोनों साइड का मेरे पास एक लिस्ट आ गई होती है। तो जाते साथ ही मेरा काम यही होता है कि भाई जो भी फैमिली का मेन मेंबर है उनको आप बुला के मुझे लिस्ट आप प्रोवाइड करो। कई बार होता है कि लिस्ट हमें मिल जाती है, कई बार होती है कि लिस्ट वो नहीं बनाते हैं, हमको ऑन द स्पॉट उनको बुलाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, फैमिली में से कोई भी एक मेन मेंबर को अपने पास बुला के रखे रहती हूँ, ताकि राइट। वो मुझे गाइड करे, बिकॉज़ फैमिली क्या है, कौन आपके बड़े पापा है, कौन चाचा है, कौन मामा है, ये मुझे नहीं पता। वो वो पर्सन ही बताएँगे। तो मैं ये चीज़ कर लेती हूँ कि कोई भी बड़े को, एक जो मुझे गाइड करे, उनको मैं बुला लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि कोई भी अदर, जो आपने बोला देर-शाड़ा, वो आने से पहले भी क्या करता है, जब अगर मेरे पास कोई आता भी है, तो मैं क्या बोल देती हूँ, इनसे बात करें, ठीक है? इफ मुझ तक फिर भी अगर कोई आता है, तो मैं उनको टैकल कर लेती हूँ आसानी से कि सर, इतना मुझे लिस्ट अप मिला है, ये जैसे ही कंप्लीट होता है, मैं आपका करा, डोंट वरी, आप यहीं रहिए, मैं आपका करा रही हूँ। तो जैसे ही बीच में मुझे समय मिलता है, मैं फिर उनका करा, लाइक हैंडल विथ ब्यूटीफुल स्माइल। मतलब आप उनको ये फ़ील ही मत होने दो कि उनको आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब आप एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ उनको ऐसा जता दो कि हाँ, बिल्कुल आप उनकी इमोशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप बिल्कुल खड़े रहो, मैं आपका कराऊँ। तो वो चीज़ें क्या एकदम आसानी से हैंडल हो जाती है और वो उतना कोई बड़ा इश्यू नहीं। क्योंकि मेन हमारी टैकल होती है, हमारी मतलब जो बातचीत होती है या तो वो ब्राइड से होती है या तो ग्रूम से होगी,
या तो अगर ओवरऑल ज़्यादा होगा तो किसी इवेंट कंपनी के थ्रू हम जाते हैं। हम एक-एक परिवार से नहीं मिल सकते, तो इसलिए मैंने ये पूछा कि कैसे टैकल करना चाहिए हमको? ये ज़्यादातर फूफा और ये सब लोग होते हैं थोड़ा-सा हर फैमिली में। ये तो हो गई एंकरिंग की बात। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज़ नोटिस किया हूँ, मैं आपको मिला था 2019 में उस शो में और आज हो गया 2025, आप में बहुत चेंजेस दिखे हैं। मतलब पॉजिटिव वे में ही दिखे, तो वो चेंजेस लाने का कारण? देखिए क्या है कि उस टाइम पे जब मैंने मॉडलिंग किया था, जब आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे, तो उस टाइम पे मुझे एक इश्यू था। एक स्किन इश्यू चल रहा था जिसकी वज़ह से लाइक बोल सकते हैं कि इसलिए मैंने मॉडलिंग शुरू कि मुझे उस टाइम पे बहुत बुली किया गया था उससे पहले कि तू खूबसूरत नहीं है, तू सुंदर नहीं है, ठीक है? तू अच्छी नहीं दिख सकती। हालाँकि उस टाइम से पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, मैं भी बहुत अच्छी थी बट 2021 में मुझे एक इश्यू हो गया था, स्किन इश्यू हो गया था, जिसकी वज़ह से मैं खुद में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। मुझे खुद को अपने आईने में खुद का शक्ल देखना पसंद नहीं था, मतलब चिढ़ हो जाती थी मुझे अपने आप को देख कर। तो दैट्स व्हाई मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी कि ताकि मैं खुद में कॉन्फिडेंस ला सकूँ कि भाई मैं बता सकूँ कि मैं भी खूबसूरत हूँ। मैंने उस टाइम से फिर फ़ोटोशूट स्टार्ट किए। मैंने फ़ोटोज़ अपलोड करना शुरू किया, वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे लोगों के कि बहुत सुंदर दिख रही हो, गुड लुकिंग। दूसरों के लिए कॉम्प्लीमेंट बहुत नॉर्मल होगा, बट मेरे लिए ये उस टाइम पे वो कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि तुम सुंदर दिख रही हो। क्योंकि एक टाइम था कि जब मैंने ये सब चीज़ें फेस की थी कि जब लोग ये बोलने शुरू कर दिए थे, इवन मैं किसी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने गई हूँ, तो पेट्रोल वाले भैया बोल रहे हैं कि कैसी दिखती है। वो सारी चीज़ें जब आप फेस करते हो और उस टाइम से पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जो मेरे को बस मैं आपसे प्यार करती थी। इतना ज़्यादा सेल्फ लव था मेरे अंदर कि मैं खुद को आईने में देखना बंद नहीं करती थी और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे खुद को देखने पे नफ़रत हो गई। जब कोई ऐसा बोलता है, आपको गुस्सा नहीं आता? देखिए गुस्सा इसलिए नहीं आता था क्योंकि मुझे खुद को पता था कि मैं अच्छी नहीं दिखती। दैट्स व्हाई मैंने उनको कुछ नहीं बोला। बट आपके में एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, शुरू से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके अंदर ना एक्सेप्ट करने की क्षमता है। आप चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ भाई ये गलत है तो यहाँ मेरी गलती है, हाँ आप उस चीज़ को मानते हो। मैं बहुतों से मिला हूँ जो मानते नहीं हैं। आपके में ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके में ये खूबी है कि आप ना अपनी गलती हो या फिर अपनी अच्छाइयाँ हो मानते हो, इसलिए आप ना वहाँ से लेकर यहाँ तक ना आपके में चेंजेस। जी, बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जब आप कोई चीज़ आपके अंदर है, आपको भी पता है कि आपके अंदर है, तो आप देखो आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप पास्ट में जाके चीज़ें नहीं बदल सकते बट अभी जो आप हो, उसमें आप ज़रूर अपने आप में सुधार ला सकते हो। तो मैंने ये नहीं देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं, बट मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उसी हालत में आप बिलीव करोगे एक मॉडल के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उसका फेस। और उस टाइम पे कोई ये सोचेगा कि मुझे मॉडलिंग करनी है। उस टाइम पे भी सोचो ये सोचना बस कि मुझे मॉडलिंग करनी है, वो कितनी बड़ी बात होती है और उस टाइम पे फिर मैंने सोचा और लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हालाँकि कोई टैग और कोई क्राउन नहीं मिल पाया बट उस टाइम पे जो मैंने सीखा है, उस टाइम पे जो मैंने ग्रूमिंग सेशंस में सीखा, मैंने फ़ोटोशूट राउंड में जो मैंने सीखा, ठीक है? एक स्टेज पर वॉक करने पे जो मैंने सीखा, तो बहुत कुछ मुझे वहाँ से ही मुझे ये चीज़ समझ आई कि मेरे अंदर एक खूबी है एंकरिंग की क्योंकि वहाँ एक टैलेंट राउंड होता है। तो वहाँ मुझे समझ आया कि मेरे अंदर एक एंकरिंग की खूबी है, तो अगर मैं इसको निखार लूँ, तो हो सकता है आने वाले समय में एक एंकर मैं बन सकती हूँ और वहाँ जितने जजेस थे उन्होंने बोला कि तुम एंकरिंग ट्राई क्योंकि मेरे को भी एक चीज़ याद आता है, अभी आप ये बोले तो याद आया, तो जब अपन शो में थे तो आपने माइक पकड़ के एंकरिंग किया था। ये अभी यस, मुझे याद आ रहा है। हाँ। तो उस टाइम पे फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे अंदर टैलेंट तो आई थिंक मुझे लगता है जब इतने सारे लोगों को भी मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, जब लोगों को लग रहा है कि मैं एंटरटेन कर सकती हूँ ऑन माइक, तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने धीरे-धीरे वो सब चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे मौका भी दिया कोलैबोरेशंस में अपने साथ मतलब देखो बिलीव करना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप किसी को जानते नहीं हो कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो कभी माइक पकड़ा है, नहीं पकड़ा है और उस टाइम पे अगर आपको कोई मौका देता है तो वो मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे वो मौका दिया और अपने स्टेज पर अपना एक पार्ट बनने का मुझे एक मौका दिया। तो हो सकता है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचने का। तो मैं इस पॉडकास्ट से उन सभी को थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। आप कोलैबोरेशन के ऊपर आपके क्या विचार? क्योंकि आज के डेट में कोलैब अति हो गया मैं मानता हूँ। कई कोलैब तो बहुत खतरनाक टाइप कोलैब हो रहे हैं। ठीक है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कोलैब करो लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए मेरे हिसाब से कोलैब की। मतलब मेरा ये ओवरऑल व्यू है कि आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो इस कोलैब के ऊपर? देखिए मुझे लगता है कोलैब में काम करना अगर आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। क्योंकि
आपके पास देखो ना, कोई आपके पास उस चीज़ का कोई प्रोफ़ाइल है, ना आप वो काम पहले किए हुए हो, तो डेफ़िनेटली आपको एक प्रोफ़ाइल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोलैबोरेशन वो बहुत बड़ा अच्छा पार्ट है जहाँ पर फ्री में आप अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हो। ठीक है? क्योंकि आपको कोई भी क्लाइंट आपको ऐसे ही काम नहीं दे देगा। वो आपसे माँगेगा ही कि भाई अपने 1 आध वीडियोज़ भेजो या प्रोफ़ाइल भेजो। जब मुझे भी लोगों ने जब काम दिया तो उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया है। उन्होंने मुझे बोला कि भाई अपने आप पास्ट एक्सपीरियंस बताओ या आपने कोई वीडियोज़ आपने जहाँ होस्ट किया हो, आप भेजो। तो जब तक मेरे पास वो चीज़ें नहीं होंगी तो मैं कैसे भेजूँगी? तो इसलिए आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। बट हाँ, कब तक करना चाहिए? जब तक आपका एक अच्छा प्रोफ़ाइल ना बन जाए। एकदम अति में ही मत कर दो, बिकॉज़ हमारे भी एक्सपेंस लगते हैं, हमारा भी आउटफिट में खर्चा होता है, ट्रैवलिंग में खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ों में खर्चे होते हैं। तो आप धीरे-धीरे अपना पे स्किल बनाना शुरू कर दो। एकदम मतलब एकदम भी वो मत कर दो कि सामने वाला बोले भाई तुम्हारे अंदर तो इतना टैलेंट भी नहीं है, फिर मैं पैसा इतना दूँ क्यों? इतना भी आप मत कर दो, बट हाँ, मिनिमम लेवल पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके आप बढ़ाना स्टार्ट करो। देन आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि कब आप अपनी मनचाही इनकम पे पहुँच जाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई मॉडल्स इतनी टैलेंटेड है, इतनी अच्छी, मैं उनको पूछता हूँ मैम कोलैब कर सकते हैं क्या? तो बोलते हैं यार क्यों नहीं कर सकते कोलैब? मतलब कई तो ऐसे हैं क्योंकि उनको पता है श्रेयस के साथ कोलैब करेंगे या फिर मेरे साथ कोलैब करेंगे बिल्कुल, तो उनको फ़ायदा होगा क्योंकि उनको अच्छी फ़ोटोज़ मिलेगी। ये जी। उनका फीडबैक है और ये मेरा पेज बोलता है, इसलिए और मैं भाई बोल सकता उनको भी प्रोफ़ाइल में अपनी हाँ, डालनी है। उनको भी इंस्टा पे, जब तक सोशल मीडिया आज की डेट में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि बोलते हैं ना, आप यहाँ से किसी की गद्दी पलट सकते हो। मतलब कि अगर कोई दूसरा ट्रेंड में चल रहा है और आप अगर अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आप जान जाते हो अच्छी तरीके से, तो हो सकता है कि आप उस टाइम के स्पार्कलिंग पर्सन बन जाओ। तो सोशल मीडिया पे अगर आपको एक्टिव रहना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बार-बार या तो आपको भी कोई पैसे देकर, चार्ज देकर नहीं बुलाएगा या उनको भी कोई नहीं बुलाएगा। और सभी को अपना प्रोफाइल मेंटेन करना होता है। तो अगर कोलैबोरेशन करना पड़ रहा है और फॉर अच्छी चीज़ों के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। और जिनके साथ आप स्टार्टिंग में, जैसे मैं जिन मॉडल्स के साथ स्टार्टिंग में कोलैब किया हूँ, अगर आज वो मेरे को पेड बुलाते हैं ना, तो मैं उनको ऐसा रेट देता हूँ कि वो मुझे बुला सके, क्योंकि उन्होंने मेरे बुरा वक़्त बोलना चाहे बुरा वक़्त या फिर बिल्कुल, स्ट्रगलिंग वक़्त में स्ट्रगलिंग मुझे टाइम। सपोर्ट किया है। तो ये सेम चीज़ हम सबको भी करना चाहिए ना, जो आपके लिए किया उसके लिए उसको नहीं भूलना चाहिए कि इसने मुझे इस बिल्कुल, टाइम पे मदद कभी नहीं की है। भूलना चाहिए। देखो, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपना ज़मीर हमेशा याद रखना क्योंकि अगर उस टाइम में, अगर उस कोलैब में अगर मेरे को मौका नहीं मिलता फ़ोटोज़ खींचने का, जैसे अंकिता दीदी हो गई, इनका मतलब जिनके यहाँ फ़ोटो लगा है, वो हो गई, रितिका हो गई, ऐसे डेज़ी हो गई, ये इतने बहुत सारे मॉडल्स हैं। इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की कि हाँ भैया हम कोलैब कर लेंगे, हाँ भैया हम कोलैब कर लेंगे। आज अगर ये मेरे को कुछ बोलते हैं तो ठीक है, टाइम पे क्या मैं इनको कभी-कभी मना करता हूँ, लेकिन मेरे को बुरा लगता है। लेकिन जिस दिन मैं फ्री होगा ये मेरे को बुलाएँगे, मैं जाऊँगा। क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक़्त स्ट्रगलिंग फेज़ में, अभी भी स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन मदद तो किया ना, ये एक पॉइंट। वो होना चाहिए। आप हमेशा इसलिए डाउन टू अर्थ रहो, कभी भी ना वो चीज़ें मत लाओ कि भाई ये क्यों? तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना ही चाहिए। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आपने एंकरिंग के तो पॉज़िटिव बताए हैं। कुछ नेगेटिव है जिससे लोगों को बचना चाहिए या फिर वो चीज़ पे नहीं जाना चाहिए देखिए, एंकरिंग में कोई नेगेटिव चीज़ें तो नहीं है। अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए, अपने ऊपर है, अपने आप को सँभाल के रखना, ठीक है? और अगर मैं बोलूँ तो हर फ़ील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करनी चाहिए। बट मेरे मेरे ऊपर से ये मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सनैलिटी को आप ऐसा रखो कि सामने वाला आपको एक बार बोलने से पहले भी ना 10 बार सोचे। तो मैं हमेशा अपने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगल-बगल ना एक शील्ड बन के चलता है, जो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आप अपने अगल-बगल भी आप एक इफ आप एक फीमेल हो, तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने अगल-बगल आप ऐसा ऑरा बना के चलो कि अगर आपको कोई कोई गलत बात भी अगर आपसे कोई करना चाह रहा है, तो उससे पहले भी वो 10 बार सोच ले कि मैं इसे करूँ कि नहीं करूँ। तो आपको खुद में वो प्रोटेक्टिव होना अपने लिए ज़रूरी है। कोई दूसरा-तीसरा आपकी आके मदद नहीं करने वाला, ठीक है? आपके पापा, आपके भाई ऑन फील्ड आपके साथ नहीं रहने वाले। आप खुद अपने प्रोटेक्टर हो। तो अपने आप को खुद ऐसा बना लो, अपना ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी ऐसा बना लो कि आपको कोई 10 बार सोच ले कि भाई मेरे को ये नहीं बोलना है इसको, ये वैसी नहीं है। तो आपको वैसा बना के चलना है। तो मैं हर फील्ड में मैं एज़ अ एंकर भी अगर कहीं जाती हूँ, तो कोई मुझे 10 बार सोचता है कि मैं इसको ऐसे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आज तक मुझे कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले इस फ़ील्ड में और मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल फ़ील करती हूँ। हो सकता है कि वैसा मैंने वैसा बिहेवियर रखा है, दैट्स व्हाई कोई ऐसा कभी बोलने की कोशिश भी नहीं करता। आपने कहा नेगेटिव कमेंट्स, आपको तो नहीं मिले, लेकिन आप किसी को एडवाइस करना चाहेंगे अगर उसको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं,
तो वो कैसे उस चीज़ से डील करें? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह चलता है। आप कभी ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हर कोई आपको पसंद करेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको नापसंद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे भी हर कोई पसंद करता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भले मुँह पे नहीं बोलते होंगे, बट अंदर उनके क्या है वो कोई नहीं जानता। बट आप अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी रखो, जिसको जो बोलना है वो बोले। आप अपनी नज़र में अच्छे हो, बाकी दुनिया को जो बोलना है वो बोले। आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ आज के डेट में आप सेलिब्रिटीज़ को देख लो, उनको हर कोई अच्छा बोलता है क्या? नहीं। उनके भी फीड में आप जाके देखना, आप उनके कमेंट्स पढ़ के देखना, हर जगह अच्छे नहीं मिलेंगे, बुरे भी मिलते हैं। तो वो लोग उस चीज़ से डील करते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि हम जहाँ पे हैं ना, वो पहुँच भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई वो लोग क्या कर रहे हैं, बस कंकड़ मारने का काम कर रहे हैं। वो कंकड़ से कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ सकता ना, तो बस अपने आप को वो पहाड़ समझो, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो बस एक कंकड़ मार रहे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट आप पॉज़िटिव कमेंट्स को एक मोटिवेशन के तौर पे लो और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दो। बस यही है। आपने इतना कुछ सीखा, अब आप सिखाने जा रही हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएँ ना, मतलब जो आपका जो अपकमिंग वर्कशॉप है, उसके बारे में बताएँ ना, मतलब कै किनको जॉइन करना चाहिए? क्या बेनिफिट होगा उसको जॉइन करने से और क्यों जॉइन करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना, मैं क्यों आऊँ आपके वर्कशॉप पे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहूँगी कि कई लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं पॉट ये जो वर्कशॉप, इससे पहले मैंने एक मास्टर क्लास भी कराया है अपना, जहाँ 30 कैंडिडेट आए हुए थे, पिछले 1 साल पहले, ठीक है? बट कई बार ऐसा होता है, जब मैं उस टाइम भी मास्टर क्लास करा रही थी, उससे पहले मैंने एक चीज़ सोचा कि लोग मेरे से क्यों सीखेंगे? होता है कि भाई कोई ये पूछ दिया कि भई आप क्या इतना इतना आप क्या जानते हो जो आप सिखाने आ गए हो, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें। कोई 1-2 साल नहीं कि मैं 1-2 साल की बच्ची हूँ और मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने ए 8 साल जो मैंने खुद अपनी जर्नी सीखी है। मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। इसलिए मैंने हर फील्ड में घुस-घुस के देखा है कि भई मेरे ज़ोनर का क्या काम है, कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर एट द एंड मुझे एंकरिंग मिली है। तो अगर आप भी वो चीज़ें आपके अंदर है और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप अपने बहुत साल वेस्ट कर सकते हो। हो सकता है मुझे अगर ये चीज़ पहले ही पता चल जाती, 17-18 साल की उम्र में अगर मुझे पता चल जाता कि एंकरिंग भी कोई प्रोफ़ेशन होता है और यहाँ से मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो हो सकता है अभी 2025 में आज मैं 1 लाख की पर्सन होती, मतलब 1 दिन का 1 लाख चार्ज करने वाली पर्सन होती। बट उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं नहीं चाहती कि जो आज के यूथ है, जो अभी-अभी एजुकेशन करके या कुछ भी करके निकल रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हमको क्या करना है। और जो मैं सिखाने वाली हूँ, मैंने सबसे पहले मैं उसके बजट की बात करूँगी, बिकॉज़ क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई बार, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते लाइक फाइनेंशियली कि वो अफ़ोर्ड कर सकें 10,000 बार 15,000, इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कई बार। मॉडल्स भी होते हैं, शो में पार्टिसिपेट करने से पहले सोचते हैं कि भाई इतनी फ़ीस है, कहाँ से लाएँगे, कैसे करेंगे? कई लोग जिनको करना होता है, कई लोगों को पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं और कई लोगों को नहीं करते। तो वो लोग कैसे करें? तो मैंने दैट्स व्हाई 3 दिन का क्लास ओनली ओनली 999 में निकाला है। 999 ओनली 1000 रुपीज़ में 3 डेज़ का वर्कशॉप है, जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको एक अच्छा वक्ता यानी एक अच्छा स्पीकर बनने में आपको हेल्प करेंगी। और एक अच्छा स्पीकर सिर्फ एंकरिंग के लिए नहीं होता। आप अभी एज़ अ होस्ट आप बैठे हो, आपको भी पता होगा कि यहाँ पर भी एक स्पीकिंग स्किल कितनी काम आती है। हालत खराब हो जाती है ठीक है? भाई, मैं तो जानता हूँ। शुरू-शुरू में हर किसी को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप एक स्पीकिंग स्किल अपने अंदर ला लेते हैं, तो आप हर फ़ील्ड में आपको वो काम आने वाला है। आप कुछ भी कर लो, आप किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जाओ, आपको काम आएगा। आप अपना प्रमोशन आप खुद करते हो, दूसरा कोई नहीं आएगा कि दूसरे को नहीं पता कि आपके अंदर कितनी खूबी है। वो आप खुद बताओगे कि मेरे अंदर ये-ये चीज़ें हैं, मैं ये काम परफेक्ट कर सकता हूँ, आप मेरे से ये कराओ। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आप उस बात को बोल रहे हो। अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंट अप डाउन है, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि भाई ये काम ये कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों दूँ? तो हर चीज़ इसमें मैटर करती है, लाइक जैसे अभी मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका स्पीकिंग स्किल मैटर करता है, आपका फ़ियर, अगर आप माइक में हो, तो आपके अंदर फ़ियर तो नहीं है, आप डर तो नहीं रहे हो। अभी तो चलो हमारा माइक सेट है, बट जब हम स्टेज पर होते हैं, हमारा माइक हाथ में होता है। तो कई बार देखना लोगों का एज़ अ मॉडल, आप फैशन शोज़, आप फैशन मॉडल्स को भी जानते हैं,
बहुत सारे मॉडल्स को आप देखना, वो माइक पकड़ते हैं जब इंट्रोडक्शन के लिए, तो उनका हाथ ऐसे 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 से कांपता है, कई लोगों का पैर शिविर करता है, ठीक है, कई लोग हाथ का मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, कई लोगों का जो खड़े होने का जो तरीका है, पोस्चर ही बिगड़ जाता है, कई लोग आ बहुत ज्यादा रुक रुक के बोलते हैं, कई लोग शिविर करने लग जाते हैं, तो वो सामने वाला जो आपको स्पीकर सुन रहा है, जो आपको लिसनर है जो आपका, उसको साफ साफ पता चल जाता है कि इसको नहीं आ रहा है बोलना, नहीं आता। या ये अटक रहा है। कई लोग हिंदी इंग्लिश सब छत्तीसगढ़ी सब मिक्स कर देते हैं, तो वो सारी चीजें मतलब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ऑन स्टेज, कम्युनिकेशन आपका स्किल कैसा होना चाहिए, आप अगर आप डरते हो तो आपको अपना डर कैसे भगाना है, तो उन सभी चीजों को 3 दिन के अंदर कवर किया गया। मतलब मेरे को ये जानना है, जैसे जो बंदा या फिर जो भी पर्सन इस वर्कशॉप में आता है, वो 3 दिन बाद इतना तैयार हो जाएगा कि वो कुछ कर सकता बिल्कुल, मतलब उस 3 दिन के अंदर उसको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, है, मेरे को क्या मुझे करना है। क्या करना है, और मैं वहां पर सेल्फ अवेयरनेस भी बताया जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हर कोई आज हर किसी को जानता है, वो बोलता है मैं पापा को जानता हूँ, मैं मम्मी को जानता हूँ, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, बट लोग क्या खुद को जानते हैं? नहीं पता किसी को कि वो खुद को कितना जानते हैं। क्या उन्होंने कभी भी खुद से बात की है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है? बोलते हैं ना, लोग भगवान ईश्वर दुनिया में ढूंढते हैं, बट किसी को नहीं पता वो हमारे अंदर ही बैठा मतलब आप उनको उनकी कोई शक्तियाँ दिलाओ। है। यस, मतलब क्योंकि जो मैंने फेस किया है, जो मैंने जिस चीज से अवेकनिंग की है अपने आप की, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है, बट जब मैं अपने आप को बहुत छोटा फील करती थी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करती थी, जब मेरे से कोई अपर कोई दिखता था तो मेरे को डर लगता था कि मैं इससे कैसे बात करूं, मैं तो उसके लेवल की भी नहीं हूँ। तो वो चीज जो मुझे हेल्प की है अपनी अवेकनिंग कराने में, कि भाई तू किसी से कम नहीं है, तूने बस अभी खुद को पहचाना नहीं है। तो इसलिए कोई भी, इस दुनिया का हर एक पर्सन कोई भी किसी से कम नहीं, सबके अंदर ऊपर वाले ने एक बहुत यूनिक यूनिक क्वालिटी देकर भेजी है, बस जरूरत है उनको अपनी क्वालिटी से वाह, वाकिफ करना। और अगर उनको कोई वो वाकिफ करा दे, तो मुझे लगता है हर एक पर्सन ना इतिहास रच सकता है। अपनी शक्तियों को पहचाने। और मुझे सच बताऊं, जब भी मैं इन चीजों के बारे में बात करती हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, मैं मेरे अंदर गूजबम्स आ जाते हैं जब मैं किसी की शक्तियों की बात करती हूँ, बिकॉज जब कोई नहीं था ना मुझे मोटिवेट करने के लिए, तो वो आईना था जब मैं अपने आप से आईने में देखकर बातें किया करती थी, और शायद वही कॉन्फिडेंस है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया, क्योंकि जब कोई ना हो ना, तब आप ही अपने खुद के सबसे बड़े सपोर्टर हो, तो वो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीजें आपको वहाँ सिखाएंगे, आपके गोल से आपको वाकिफ किया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये फील होता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है तो मैं अभी नहीं शुरू करता, बाद में शुरू करूंगा, ठीक है। मेरे पास कई लोग अभी, जैसे अभी सपोज, जैसे अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट, ठीक, कई बार क्या होता है कि हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ ना, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, या अच्छे सेटअप नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? के साथ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी इनमें से एक आता था। अब थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज चेंज हो हुआ है कि मैं बैठ के ये बोलता था मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं देखता था कि मेरे पास क्या क्या है। है, यस। तो अभी धीरे धीरे मैंने अपने अंदर वो चीज़ लाया है, तब जाके पॉडकास्ट चालू है, नहीं तो पॉडकास्ट और डिले होता, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे पास ये स्टैंड नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे पास यहाँ पर मेरा लोगो लगना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे पास साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए। तो मैं एक दिन बैठा सोचा, अगर तेरे पास तेरे हिसाब से अगर तू सब कुछ होता तो हाँ, देखो, जो होना है वो तो होके रहेगा, बट अगर हम अपनी भी कोशिश ना करें, तो फिर ये हम अपने साथ ही गलत करें। मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, तो वो कैसे मिलेगा। तो वही चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में की है कि भाई आप, मैं ये नहीं सोची कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने वर्कशॉप के लिए सोचा, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कहाँ कराऊंगी, मैं वेन्यू क्या रखूंगी, मैं क्या कैसे करूंगी, बस मैंने बस बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे पास हो सकता है मेरे पास कुछ है नहीं, बट वो हो जाएगा। करने का बहुत टाइम से प्लानिंग चल रहा था, बट ये समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो आपको वही चीज है कि करना आप, बहुत लोग चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करें। तो वो शुरुआत भी वहां पर हो सकता है किसी लोगों की, वहां से भी वो शुरुआत करके जाए अपने करियर की, अपने लाइफ की, वहां से उनकी भी अवेकनिंग हो जाए, जहाँ से वो खुद को पहचान ले कि मैं, क्या क्वालिटी है मेरे अंदर। कई लोग आप देखना कि वो मॉडल बनना नहीं चाहते, बट शौक शौक में करते हैं कि चलो भाई कर ले, हो सकता है उनके अंदर कुछ और टैलेंट हो सकता है वो कुछ और
अच्छा कर सकते हो, अच्छा, मॉडलिंग से अलावा वो दूसरा काम अच्छे से कर सकते हो। मेरा फोटोग्राफी भी शौक शौक में ही चालू हुआ था। एक बार एक दोस्त ने कैमरा पकड़ा दिया, मैंने शूट किया, मेरे को अच्छा लगा। फिर मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को मिल जाएगा करने के लिए कैमरा, मतलब मिल जाएगा करके। फिर मैं घर में आके बोला, कैमरा आता है 50,000 का, आएगा, दिला दोगे क्या? तो मेरे को बोले हाँ मैं दिला दूंगा। तो मैं वहां पर ऐसे सोच रहा था, इतना पैसा घर वाले मेरे ऊपर डालेंगे। वहां से मैं फोटोग्राफी करना चालू किया। नहीं तो तब तक मुझे भी नहीं लगा था कि इतना पैसा मुझे देंगे मेरे घर वाले। देखिए, आप जब किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, तो माँ-बाप को क्या होता है, उनको बस ये होता है कि वो बस डरे हुए होते हैं, मेरा बच्चा कोई गलत काम में मत जाए। इफ अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली और घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट या इससे पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक बार बोला था कि आपके घर वाले आपको नाकाम नहीं, आपको गरीब और नाकाम नहीं देखना चाहते। बाकी अब जो करो बस उनको ये विश्वास दिला दो कि इसमें मैं कमा सकता हूँ, आपके आपके सपोर्ट के बिना भी मैं आगे अपना परिवार चला सकता हूँ। इसलिए या फिर आप लोग को भी मैं मदद कर सकता हूँ। जिस दिन आपने उनको ये फील करा दिया, वो आपको खुलेआम छूट दे देंगे। तो वही चीज़ है, तो हर कोई ना, आप ये मत सोचो कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, भई आप अपना एफर्ट तो दिखाओ, ठीक है? आप अपना 100% आप दे नहीं रहे हो और आप उम्मीद करो कि फैमिली सपोर्ट कर दे, तो होगा नहीं। इस चीज़ से मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स में मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन इसमें सपोर्ट मिल गया। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोचा बैठे, यार श्रेयस तू कुछ तो ऐसा किया होगा कि इसमें तेरे को सपोर्ट मिल गया, जो कि इसमें ज़्यादा खर्च है स्पोर्ट्स से। इससे सामान महँगे, ये सब महँगे, और स्पोर्ट्स में इतना तो खर्चा नहीं था। तो उसमें सपोर्ट नहीं किया, तो मैं खुद एकदम से यार मैं कहीं न ये छोड़ दिया होऊँगा कि मेरे को नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ में मैं नहीं छोड़ा, तो आज मेरे को करने मिल रहा है। अगर उस दिन अगर मैं थोड़ी-सी हिम्मत और किए रहता, तो शायद आज मैं नहीं खेल रहा होता। नहीं, देखो जो लिखा है ना, जो आपको डेस्टिनी ने लिख के भेजा है कि आपके यही प्रोफ़ेशन आपको करना है, तो वो आप यही करोगे, आप दूसरा कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है आपकी डेस्टिनी में वो लिखा ही नहीं था। दैट्स व्हाई आप इसी में अपना करियर आपने बनाया। तो वही है, वो ल घूम फिर के आपको जो करना है ना, ऊपर वाले को फाइनली जो आपसे करवाना है, वो करवा लेगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें 3 डेज़ का जो वर्कशॉप होगा, वो सारी चीज़ें उसमें आपको कवर अप की जाएँगी। इवन आपके गोल्स भी बना के दिया जाएगा, आपके 1 ईयर का गोल हम बनवा कर देंगे, जो आप कैसे पूरा करोगे। ऐसा नहीं कि 3 डे के वर्कशॉप के बाद आपको गाइड करना हम बंद कर देंगे। उसके बाद भी हम गाइड करते ठीक। रहेंगे, बट हाँ, ऐसे फिज़िकली हमारा मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बट फ़ोनिकली हम मैसेज में जब भी उनको ज़रूरत हो, तो उनको मैं गाइडेंस अपना देते रहूँगी। आप ये वर्कशॉप अकेले करा रहे हो या फिर आपके साथ और भी लोग? देखिए, मेरा जो वर्कशॉप है, जो कम्युनिकेशन स्किल और ये कॉन्फिडेंस वाला जो है, ये हमारा जो है मेरा है। साथ में हम मॉडलिंग का भी करा रहे हैं, जो मॉडलिंग में नूर एलिन, भूपेश एंड गौरव, ये 3 जो हमारे बहुत शानदार सुपर मॉडल्स हैं, उनका वर्क आपने भी देखा। नूर का वॉक तो मैंने देखा है। मैंने उतना गौरव भैया को तो नहीं देखा है, उतना मैंने एक ही 2 बार देखा है, लेकिन भूपेश और नूर को मैं करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ। गौरव भैया से उतना मिलना नहीं हो पाया है। ये दोनों के वॉक तो मतलब बहुत प्यारे, जिस हिसाब से वो अपने आप को कैरी करते हैं। मतलब वो लोग एक इंटरनेशनल मॉडल्स के लेवल के पर्सन्स हैं। वो छत्तीसगढ़ लेवल के लिए वो लोग बने ही नहीं है। मैं शुरू से जब से उनको देखी हूँ, मैं तब से मैंने उनको बोल ही चुका, तुम यहाँ छत्तीसगढ़ लेवल के लिए तुम हो ही नहीं। तुम बहुत आगे जाने वाले हो। क्योंकि वो उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उनका एम है, और उनके में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ग्रेटिट्यूड सॉरी एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है कि ये मेरे को सिखाएगा करके। वो हर किसी से सीखते हैं। तो वही चीज़ है, वो हर इंसान के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। और वो लोग जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे उनको बहुत सारी एजेंसीज़ अभी ऑफ़र कर रही हैं, अपने पेज के लिए, या अपने बहुत सारे उनको आ रहे हैं कि भाई हमारे एजेंसी में आप आ जाओ, हमारे साथ साइन अप कर लो। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसे वो जर्नी को जिया है, कैसे उन्होंने रिजेक्शंस फेस किए हैं, कैसे मॉडलिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो एक परफेक्ट मॉडल के अंदर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, वो लोग का भी 3 डेज़ का वर्कशॉप है, और वो लोगों की भी वर्कशॉप की फी ओनली ओनली 999 इज़ फॉर 3 डेज़। और मान लो अगर जिसको दोनों वर्कशॉप, 2000, यानी 2000 में आप दोनों चीज़ें ही सीख सकते तो 3 दिन कंटिन्यू रहेंगे हो। वर्क। 3 दिन कंटिन्यू रहेंगे वर्कशॉप, और बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप देखिए क्या होता है जब हम माहौल में होते हैं, जब ऑनलाइन सीखना और फिज़िकली सीखने में बहुत अंतर होता है। कई लोग ने मुझे बोला कि मैम हम दूर रहते हैं, आप ऑनलाइन सिखा देंगे क्या? ज़ूम मीटिंग से सिखा। तो मैंने उनको यही बोला कि क्या होता है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बहुत अंतर है। जब आप ऑफलाइन किसी को देखते हो जो चीज़ करते, आप ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हो। अगर आपको ऑनलाइन सीखना हो तो भाई आप यूट्यूब भी है, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। बट आप ऑफलाइन जब आप आते हो, और ऑफलाइन में आपको जब इतनी कम फीस में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, तो मुझे लगता है हर एक पर्सन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें आप सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ दे रहे हैं? सर्टिफ़िकेशन भी हम दे रहे हैं उनको लास्ट डे।
मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह सब इंक्लूड करके ये कॉस्ट। इंक्लूड करके 1000। अब आप सिखा रहे हैं तो आपसे एक ये सवाल पूछना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, एक एंकर बनने के लिए इंसान के अंदर क्या खूबियाँ को ढूंढना चाहिए या फिर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए क्या होता है, कई बार मुझे भी जब लोग स्टेज पर देखते हैं, हर कोई तो नहीं बट किसी किसी के अंदर एक आ जाता है कि भाई मुझे भी एंकर बनना है। ठीक है, तो कई लोग आके मुझे बोलते हैं या कई लोग का डीएम भी आता है कि मैम हमें भी एंकर बनना है, कुछ टिप्स बता दो, कैसे बनना है, आपने कैसे शुरुआत की, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली। ठीक है, तो उनको मैं यही चीज़ बोलती हूँ, भाई इसकी कोई ट्रेनिंग हमने नहीं ली है। ठीक है, वो बाय बर्थ एक होता है किसी किसी के अंदर और कोई कोई सीखता है। ठीक है, तो हो सकता है मेरे अंदर वो बाय बर्थ वो क्वालिटी थी, तो इसलिए वो उभर के अभी आई है। बट अगर आपके अंदर नहीं है, तो उनके लिए ही हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा कोई वर्कशॉप या पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं हुआ है, जो कोई एंकर को या कोई मॉडल को कोई ग्रूमिंग सेशंस दे या फिर कोई एंकर को कोई ये सिखाए कि भाई कैसे बात करना है, कैसे आपको अपने आप को रेडी करना है, कैसे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। तो वो सारी चीज़ें कभी नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को आपके अंदर जो टैलेंट्स है, जो खूबी एक एंकर के अंदर होनी चाहिए। इफ अगर आपका ड्रीम है, अगर आप एंकर बनना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये जो वर्कशॉप है, ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। यहाँ पर आप सीखोगे कि आपको अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक एंकर के लिए सबसे बड़ा मैटर करता है आपका फ़ियर। आपको स्टेज फ़ियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना सा भी स्टेज फ़ियर है, आप थोड़े से में ही थरथरा जाओगे। बिकॉज़ वहाँ अगर कुछ भी स्क्रिप्ट के इधर से उधर हुआ, आप गड़बड़ा जाओगे कि भाई अब मैं इसके बाद क्या करूँ? इसमें तो लिखा ही नहीं है इसके बाद क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बिल्कुल स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एकदम प्रेजेंटेबल आप होने चाहिए। किसी को भी ये मत लगे देखकर कि भाई ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा बोल रहा है। कई लोग एकदम हाई पिच में बात करते हैं, कई लोग अपनी आवाज़ बदल कर बात करते हैं। कई लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो ऑन कैमरा और व्यूअर्स को बहुत खराब दिखता है। तो हमको वो सब चीज़ों को लेकर चलना है कि जो खराब भी ना दिखे, जो बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए। मतलब एक सोबर पर्सनैलिटी आप दिखने चाहिए, एकदम ओवर भी नहीं दिखना चाहिए और एकदम खराब भी नहीं दिखना चाहिए। अब आते हैं एक सबसे बड़े आज के टाइम में नहीं, हमेशा के टाइम से चल रहा है मुद्दे की बात, पैसे कैसे कमाएं एंकरिंग से। मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कैसे कांटेक्ट वो बना सकते हैं एंकर बनने के बाद, और एक बेसिक एंकर मतलब जो अभी अभी पास हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से या फिर सीख के आ रहा है या फिर सीख रहा है, वो एक कितना अर्निंग कर सकता है स्टार्टिंग में। देखिए, मैं अर्निंग बता दूँगी बट कैसे कर सकते हैं वो तो व्यूअर्स आपको मेरे वर्कशॉप पे आना पड़ेगा। ठीक है? बट अर्निंग मैं बता दूँ कि अर्निंग एटलीस्ट शुरुआती तौर पे आप एक इवेंट का आराम से, जब मैंने शुरू किया था तो आराम से आप 3000 4000 एक इवेंट पर का, डे। एक इवेंट, वो भी एक इवेंट 2-3 घंटे का ही होता है। ओ। ठीक है? आप एक इवेंट का आराम से 3000 4000 5000 ऐसा आप कमा सकते हो। बट अभी तो मैं ज़्यादा लेती हूँ। ठीक है? हाँ, तो नहीं, शुरुआत हमने भी वहीं से की है। धीरे-धीरे जब वो पॉलिश आता गया तो लोगों को लगा होगा कि भई अब इसको पे स्केल बढ़ाना चाहिए। तो अब हम इतना भी बोलते हैं तो आराम से लोग देने को तैयार होगा। क्या आपके में वो दिखा होगा ना। तो आपके अंदर उस हिसाब की क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपके अंदर क्वालिटी नहीं है और आप बोल रहे हो कि भई मैं 20,000 लूँगा। तो वो दिखता है सामने वाले को, भई किस चीज़ का 20,000? तुम अपना काम वैसा दिखाना पड़ता है। वैसा एक्सपीरियंस आपके अंदर होना चाहिए। तो वो काम एक्सपीरियंस कैसे आएगा? छोटे-छोटे काम पे। तो आप पहले टारगेट करो छोटे-छोटे काम से, फिर बड़े पे। और कांटेक्ट कैसे बनाएंगे? वो सारी चीज़ें वर्कशॉप। ये जो वर्कशॉप होने वाला है उसकी डेट्स क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, और आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंटरेस्टेड हो? देखिए, हमारा जो ये वर्कशॉप होने वाला है, ये नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में होने वाला है और हमने बड़ा प्लान करके ये डेट्स रखी है बिकॉज़ अभी नवरात्रि आ रही है। तो एकदम ऑन द स्पॉट अगर नवरात्रि सीज़न रख देते तो फिर लोगों का ध्यान पूरा भी नवरात्रि में है। तो कोई भी वर्कशॉप के लिए उतना अटेंडेबल नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई हमने अक्टूबर में प्लान किया, जब आप दशहरा, नवरात्रि सबसे आप फ्री हो जाएँगे और दिवाली में भी टाइम रहेगा आराम से, तो आराम से लोग उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। तो जो हमारी जो डेट होने वाली है, वो होने वाली है 10, 11 एंड 12 अक्टूबर। और जो हमारा टाइम होगा, वो जो मेरे जो सेशंस होंगे, वो मॉर्निंग 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होने वाले हैं। उसके बाद 3:30 यानी हाफ एन आवर का उनको ब्रेक मिलेगा। अगर कोई दोनों क्लासेस करता है, तो उनके लिए भी हमने रखा है कि भई हाफ एन आवर आप ब्रेक ले लो, आपको अगर कुछ खाना-वाना हो तो आप खा लो। आधे घंटे में आप फिर अब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जो मॉडल्स के लिए होगी, जो नूर, भूपेश एंड गौरव लेने वाले हैं। तो ऐसे हमने अपना शेड्यूल प्लान किया है और वो एंड आपका 7 ओ क्लॉक तक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों क्लासेस होने वाली है, यानी वन डे में अगर कोई बहुत दूर से भी आ रहा है, तो अगर उसको दोनों क्लासेस भी अटेंड करनी है, तो उसके लिए भी वो चीज़ आसान रहे, इसलिए हमने ऐसा
प्लान। और कांटेक्ट कैसे कर सकते कॉन्टैक्ट हैं? आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जो मैंने फ़ी बताई है, ओनली उतनी, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है उसमें। जितनी फ़ी हमने बताई है उतनी ही फ़ी है। यानी अगर आपको ओनली अगर मेरी क्लास करने हैं तो 1000, अगर आपको नूर यानी मॉडल्स और आपको एंकर या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर ये दोनों की क्लासेस करनी है तो आपको 2000। यानी अगर आप 2000 भी करते हो तो एकदम वर्थ इट होने वाला है, बिकॉज़ 2000 में तो मुझे लगता है आजकल एक अच्छी ड्रेस भी नहीं आ पाती। बट अगर 2000 में आप इतनी अच्छी चीज़ आप सीख रहे हो, तो मुझे लगता है ये मौका खोना नहीं चाहिए किसी को। हमने बहुत सोचकर ये चीज़ प्लान की है, बिकॉज़ पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक, क्योंकि अभी तक जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन आए हैं, उन लोगों का फीडबैक ये रहा है, उनके मैसेजेस, डीएम्स, मैंने एक बार मैंने तो स्टोरी भी लगाया था कि वो मेरे को इतना थैंकफुल हो रही थी कि दीदी थैंक यू सो मच, पिछले 3-4 साल से मैं ढूँढ रही थी कि छत्तीसगढ़ में कोई तो ऐसा हो जो ये चीज़ कराए, और आपने ये शुरुआत की, आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो मतलब लोगों के इतने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये सोच कर के मैंने गलती नहीं की है। टोटल कितने सीट्स थे? मतलब मॉडलिंग और एंकर मिला के 30 सीट नहीं, या फिर सिर्फ आपके 30? सिर्फ़ ओनली मेरे 30 और उनके 30। हमने सुपर 30 बनाने का प्लान किया है। तो वही हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जितने कम लोग रहेंगे हम उतना फ़ोकस कर पाएँगे हर एक-एक पर्सन पे। मेरा टारगेट ये नहीं है कि ज़्यादा लोग आएँ, मेरा टारगेट ये है कि जो आए वो परफ़ेक्ट होके जाए। मान लो 30 से ज़्यादा हो गया तो वो आ सकते हैं? 30 से ज़्यादा हो गए तो डिपेंड करता है, अगर मुझे लगेगा कि कोई बहुत, मतलब उसको बहुत नीड है उस चीज़ की और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगा तो फिर हम देखेंगे, बाकी हमने अभी तक तो प्लान किया कि 30। तो हम सारे जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे खुशबू मैम का, तो आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और कराओ यार, कुछ नया सीखने मिल रहा है तो सीखो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, हमें अपना समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। और मुझे लगता है कि ये चैनल बहुत ग्रो करने वाला है, बिकॉज़ क्या है कि लोग अपनी जर्नी बताना चाहते हैं और लोग सुनना भी चाहते हैं। जो न्यू लोग हैं जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और स्ट्रगलिंग करके थोड़ा बहुत अगर कर पा रहे हैं, तो उनको सुनना भी चाहते हैं कि कैसे वो थोड़ा बहुत वो आगे बढ़े, और उनको आप मौका दे रहे हो अपने चैनल पर, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपका चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे, और इतने भी लोग देख रहे हो भाई, देखो मत बस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी स्टोरीज़ को अपने लोगों तक पहुँचाओ जो सच में इसके ज़रूरतमंद है, मतलब सच में वो चाहते हैं, सच में जो टैलेंटेड लोग हैं बट अभी भी घर में बैठे हुए हैं, तो उनको ये इंस्पायर कर सकता है घर से बाहर निकल के कुछ नया करने। और वो मौका आप दे रहे हो अपने चैनल के थ्रू, तो थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा मौका, आपको तो पता है मेरा एक डायलॉग है जो अभी फेमस नहीं है लेकिन उसको फेमस करना है। ये तो सिर्फ झांकी, अभी श्रेयस का दौर आना बाकी है। अच्छा। बस इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसका एक समय आए, मेरे को लगता है कि मेरा एक दौर आए जिसमें शायद मेरी कोई गलती नहीं है, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो आ पाए। तो आप उस पे अपना सहयोग दिए, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद।